आइन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और उस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के मिग-29 यूपीजी फाइटर जेट्स को लेकर आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए, भारतीय वायुसेना ने ऑलरेडी सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1A में अस्त्र वीवीआर मिसाइल का इंटीग्रेशन या तो पूरा कर लिया है या इस समय किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच इंडियन एयरफोर्स से एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है जहां पर बताया जा रहा है कि वो अभी सुखोई 30 MKI और तेजस मार्क 1A तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, बल्कि जो मिग-29 यूपीजी की फ्लीट है, इसको भी सेम मॉडर्न वेपन सिस्टम का जो अपग्रेड है, ये मिलने वाला है। आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना मिग-29 यूपीजी में जो अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है, इनको इंटीग्रेट करेगी ताकि इनकी जो बीवीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, उसको एनहांस किया जा सके। यानी यहाँ पर दो संदेश छिपे हैं। पहली बात तो ये है कि मिग-29 का जो एयर कॉम्बैट जो पूरा सिनेरियो है, वो चेंज होने वाला है और मिग-29 यूपीजी की जो फ्लीट है आने वाले तकरीबन एक दशक तक अभी सर्विस में बनी रहेगी। और इस समय क्योंकि ये जो अपग्रेड है इसको काफ़ी टाइमली और महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में अगर हम देखें तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये पूरी तरीके से 877 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पे डिपेंडेंट है, जो कि अपने 80 किलोमीटर की लिमिटेड रेंज के साथ बहुत इफेक्टिव आज के समय में नहीं माना जा रहा है। ये तो अपने समय में 877 काफ़ी कैपेबल मिसाइल थी, लेकिन आज जो है वो सिनेरियो चेंज हो चुका है और हमें मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से खुद को ढालना है। तो ऐसे में अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 की कैपेबिलिटी मिग-29 यूपीजी की ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, जहां पर ये लॉन्ग रेंज से ही टारगेट को डिटेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे और एंगेज करने की कैपेबिलिटी मिग-29 फाइटर जेट को प्रदान करेंगे। यानी स्पष्ट है कि मिग-29 यूपीजी का रिटायरमेंट अभी तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसके उलट एक बड़े अपग्रेड की जो प्रक्रिया है ये ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आप इस अपग्रेड प्रक्रिया को किस प्रकार से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। अपनी अगली बड़ी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट कुश के बारे में। भारत को अब सिर्फ कम या मध्यम दूरी तक मार करने वाली एयर डिफेंस मिसाइल नहीं चाहिए, बल्कि भारत को ऐसी प्रणाली चाहिए जो दुश्मन के जटिल खतरों को पहले से ही नष्ट कर दे और उनके जो हाई वैल्यू एसेट्स हैं जैसे कि बड़े विमान, एवैक्स या फाइटर जेट, उनको तबाह कर दे। और उस क्रम में प्रोजेक्ट कुश की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, प्रोजेक्ट कुश में हमें बहुस्तरीय इंटरसेप्टर मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें हमें क्रमशः 3 अलग अलग रेंज की मिसाइल देखने को फिलहाल तो मिलने वाली है। पहली होगी M1 इंटरसेप्टर, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी और ये लड़ाकू विमान, अनमैन एरियल व्हीकल और क्रूज मिसाइल्स को अपना टारगेट बनाएगी। दूसरा होगा M2 इंटरसेप्टर, जो कि 250 किलोमीटर की दूरी तक जो एवैक प्लेटफॉर्म है उनको अपना टारगेट बनाएगी। और M3 इंटरसेप्टर के बारे में हम सब जानते हैं कि यह मिसाइल तकरीबन 350 से लेकर 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ देखने को मिलेगी। कुछ रिपोर्ट में एक चौथे वेरिएंट को लेकर बात की गई है, हालांकि उसके नाम और उसकी रेंज को लेकर कोई खुलासा नहीं है, तो इससे अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सिस्टम होगा ये बेसिकली भारत को एक लेयर डिफेंस शील्ड प्रदान करेगा, जहाँ पर हमें मल्टीपल लेयर्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहली लेयर होगी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की, उसके बाद जो M3 मिसाइल है उसकी लेयर होगी, फिर M2 मिसाइल की लेयर होगी, फिर M1 मिसाइल की लेयर होगी और उसके बाद MR-SAM और आकाश NG जैसे जो सिस्टम है ये बाकी की भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। यानी यहाँ पर इतने लेयर डिफेंस नेटवर्क को स्टैब्लिश किया जा रहा है कि एनिमी के फाइटर एयरक्राफ्ट अगर एक लेयर को पेनिट्रेट करके आगे आ भी जाते हैं तो उनके लिए बाकी की लेयर्स से बचना काफ़ी मुश्किल हो जाए। प्रोजेक्ट कुश को एक लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रेडार भी मिलेगा, जो कि तकरीबन 500 से लेकर 600 किलोमीटर तक के दूरी में जो टारगेट होंगे उनका पता लगा पाएगा। और जब वो इसकी जद में आएंगे तो उसके बाद जो भी मिसाइल उनको हिट करने के लिए कैपेबल होगी उसको तुरंत फायर किया जाएगा। यानी दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइल इसकी नज़र से नहीं बच सकते। डीआरडीओ तो इतना कॉन्फिडेंट है, उनका मानना है कि कई मामलों में S-400 से ज़्यादा एडवांस होगा, जबकि कुछ मामलों में इसको आप S-500 प्रोमीथियस के समकक्ष रख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सिर्फ हराया नहीं गया है, बल्कि बुरी तरीके से लतियाया भी गया है। और एक समय में जो बड़े मीडिया हाउसेस पाकिस्तान की ताकत का महिमा मंडन करते थे, वो भी अब अपना मुंह छिपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जो हार मिली है, उसके बाद पाकिस्तान की सैन्य साख और रैंकिंग दोनों गिर गई है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की बात करें तो इस पे भारत अभी भी चौथे स्थान पर कायम है, जबकि पाकिस्तान 12वें स्थान से फिसल करके 14वें स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि मई 2025 के संघर्ष में भारत की एयर सुपेरियोरिटी और सटीक हमलों ने पाकिस्तान की कमजोरियों को दुनिया के सागर सामने उजागर कर दिया। और इसमें पाकिस्तान ने भले ही इंफॉर्मेशन या फिर प्रोपेगेंडा वार लड़ने की कोशिश करी हो, लेकिन आप सब जानते हैं कि प्रोपेगेंडा की उम्र बहुत बड़ी नहीं होती है और जब फैक्ट सामने आते हैं
तो सारे प्रोपेगेंडा धरे के धरे रह जाते हैं। और पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। इनफैक्ट जो फॉरेन एक्सपर्ट जो एक समय पाकिस्तान का पक्ष लेते नजर आते थे, अब वो भी कतराने लगे हैं। उन्होंने कहा कि उस समय जिस प्रकार के हालात थे और जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही थी, हमने अपने जो कथन दिए थे वो उसी के अनुरूप थे। लेकिन अब जब हमने फैक्ट देखे, अब जब हमने प्रूफ देखे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि भारत ने इस पे जो क्लियर बढ़त है वो बनाई थी। जॉन स्पेंसर, जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा उस समय लिया गया था मीडिया में, उन्होंने भी अपने असेसमेंट में ये पाया कि भारत ने जहाँ जहाँ पर अटैक किया उसका प्रॉपर प्रूफ दुनिया के सामने रखा और ये दिखाया कि भारत की एयर सुपेरियोरिटी किस लेवल की है और किस एक्यूरेसी के साथ वो अटैक कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सिर्फ प्रोपेगेंडा वार छेड़ी, कोई सिंगल प्रूफ किसी अटैक का ना तो उनके तरफ से दिया गया और ना ही वो किसी अटैक को साबित कर पाए। और स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान सिर्फ अपनी जो डिलुलू कौम है उसको ही बेवकूफ़ बना सकता है, पूरी दुनिया को नहीं, क्योंकि दुनिया उनके दुर्भाग्य से पढ़ी लिखी है। हमारी अगली बड़ी अपडेट उस रिपोर्ट को लेकर के है जिसको सुनने के लिए हम और आप काफ़ी ज़्यादा आतुर हैं, और ये है तेजस मार्क 1A की डिलीवरी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि 5 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट अब डिलीवरी के लिए तैयार है। फायरिंग और मिसाइल ट्रायल्स को पूरा कर लिया गया है और बहुत जल्दी ही जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो इंडियन एयरफोर्स को अप्रोच करने वाली है इन 5 फाइटर जेट के इंडक्शन के लिए, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत। रिपोर्ट्स में कहा गया कुछ छोटे मोटे सर्टिफिकेशन है जो कि इसी वर्ष फरवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे और उसके बाद मार्च में हम इन जेट्स को हैंडओवर कर देंगे भारतीय वायुसेना को। यानी वो अपडेट जो पहले भी तेजस मार्क 1A को लेकर आई थी, जहां पर मार्च के टाइमलाइन की बात की गई थी, वो कहीं ना कहीं सत्य होती नजर आ रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या एचएएल अपने इस कमिटमेंट पे बनी रह पाती है या नहीं, क्योंकि पूर्व में भी हमने ऐसी चीज़ें देखी हैं। खैर, इस बार एचएएल का जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस है और क्योंकि ये बयान एचएएल के सीएमडी की तरफ से आया है, तो हम इस बात पे भरोसा करते हैं कि तेजस मार्क 1A का एक लंबा इंतजार जो भारतीय वायुसेना पिछले 2 वर्षों से कर रही है, ये अब खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर भारतीय वायुसेना इस समय ऐसी स्थिति में है जहाँ पर उन्हें तत्काल तौर पर एडवांस फाइटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि हम घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान हैं और इस चक्कर में हम यहाँ पर और ज़्यादा डिले का जो रिस्क है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इसीलिए जितने जल्दी इन फाइटर जेट्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी उतना ही हमारे लिए आसान होगा। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की बात करें तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक ने तकरीबन 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने के लिए प्रॉमिस किया है। यानी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब अगले फाइनेंशियल ईयर से हमें तकरीबन 10 से 12 या उससे भी ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट हैं प्रति वर्ष की दर तक वो डिलीवर होते भारतीय वायुसेना में नज़र आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, एचएएल अपनी इस कमिटमेंट में बनी रह पाएगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।